अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनाव बहुत ही हाई प्रोफाइल दौर में पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई उपचुनाव में लड़ी जा रही है मैनपुरी में। और इमोशनल कार्ड खेला कहाँ जा रहा है? रामपुर के भीतर। और खतौली में चौधरियों की टकराहट है। उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प है, राजनीतिक संघर्ष की नई इबारत लिखने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 2024 के पहले का ये सबसे बड़ा मुकाबला है। इसके बाद निकाय चुनाव का मुकाबला होगा, लेकिन उसके पहले ये बाई इलेक्शन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है और आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बहुत ही हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज दौर में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करहल पहुंचे। करहल अखिलेश यादव की विधानसभा सीट मैनपुरी, जहां से उनकी पत्नी नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे ताकतवर पॉलिटिकल सीट पर मुख्यमंत्री ने आज दस्तक दी, ललकारा, चाचा भतीजे को भला बुरा भी कहा। लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है? यादव परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट कितनी अहम है? उनके राजनीति को आगे बढ़ाने या बचाने के लिए इस सीट की क्या बड़ी भूमिका होने जा रही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद ही अब के पहले अखिलेश यादव ने कभी किसी सीट पर इतना वक्त दिया हो जितना वो इस वक्त मैनपुरी को दे रहे हैं, क्योंकि हालात का अंदाजा उन्हें भी है। इसके विपरीत आप रामपुर चलें तो रामपुर में आजम खां इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अपने ऊपर अत्याचार, जुल्म, जेल, ज्यादती और अपने ऊपर हुए हर अत्याचार का वो हिसाब मांग रहे हैं। आज कल रात उन्होंने एक बड़ी इमोशनल स्पीच दी जो आज सोशल मीडिया के साथ साथ टेलीविज़न पर बहुत देखी जा रही है। उस भाषण में उन्होंने ये बात कही है कि उनके ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म हुए हैं कि उनके मन में कई बार आता है खुदकुशी करने का प्लान, लेकिन चूंकि इस्लाम में खुदकुशी हराम है इसलिए वो अपनी जान नहीं दे रहे हैं। यानी आजम खां ने अपना सब कुछ इस चुनाव में झोंक दिया है। क्यों? क्योंकि घनश्याम लोधी ने रामपुर के बाई इलेक्शन लोकसभा की सीट में उनके प्रत्याशी आसिम रजा को हराया, जो इस वक्त दोबारा से रामपुर सीट पर उनकी जगह चुनाव मैदान में है। खतौली चौधरी लोग फिर टकरा रहे हैं। वहाँ का इक्वेशन ही अलग है, वहाँ की तासीर ही अलग है, वहाँ के मुद्दे ही अलग हैं। मदन भैया और सैनी की वाइफ, विक्रम सैनी की वाइफ, इनके बीच का सीधा मुकाबला है। और जैसा कि मैंने कई पूर्व परिचर्चाओं में ये कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले बाइपोलर के साथ साथ एक और पक्ष क्रिएट की हुई थी, लेकिन इस बाई इलेक्शन में आप ये महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और एनालिसिस भी कर रहे होंगे, कंप्लीट बाइपोलर इलेक्शन, दो ध्रुवीय चुनाव, आइदर बी विद भारतीय जनता पार्टी और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं के केंद्र बिंदु पे इस वक्त दोनों के चल रही है और ये दोनों पार्टियां जानती हैं कि ये पूरी की पूरी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। बाकी पार्टियां इरेलीवेंट उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में उनके लिए शायद बहुत छोटा शेयर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना बचे। वजह दोनों की विचारधाराएं और दोनों के चुनाव लड़ने के तरीके, दोनों के समर्थक और दोनों के विरोधी, यही दो विचारधाराएं उत्तर प्रदेश की राजनीति को आने वाले वक्त संचालित करने वाली हैं। एक वो विचारधारा जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है और एक सोशलिस्ट विचारधारा जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है। ये आने वाले वक्त की उत्तर प्रदेश की स्पष्ट राजनीतिक तस्वीर है, जिसे कुछ लोग आज स्वीकारेंगे, कुछ लोग नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में यही होने जा रहा है। और ये उपचुनाव बीजेपी के लिए भी उतना अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए। मैनपुरी सपा की खाली सीट, रामपुर समाजवादी पार्टी की सीट और खतौली जो बीजेपी विधायक को सजा मिलने की वजह से वो सीट रिक्त हुई, 2-1, 2 समाजवादी की, 1 बीजेपी की। लेकिन ये चुनाव दोनों बहुत ताकतवर तरीके से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में गई है खतौली की सीट और जयंत चौधरी हर गली हर कुनबा खतौली का छोड़ नहीं रहे हैं। पगड़ी रख दी है उन्होंने कि इस बार तो इज्जत बचानी ही पड़ेगी। गुर्जर प्रत्याशी लाए हैं, बाहरी प्रत्याशी लाए हैं,
मुकाबला किससे है? बीजेपी के सैनी कैंडिडेट से। और इस बार का चुनाव 2022 के प्रारंभ में लड़े गए असेंबली इलेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। सत्ता पक्ष को वो लहर पैदा करनी पड़ेगी और विपक्ष को भी वो ताकत दिखानी पड़ेगी कि वो बीजेपी के अश्वमेध रथ को रोकने की क्षमता रखता है। इन चुनाव में उपचुनाव जो चल रहे हैं, इसमें मुद्दा कुछ नहीं है। पहली बार आप देख रहे होंगे कि इन उपचुनाव में मुद्दा सिर्फ स्थानीय है कि भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी। स्थानीय मुद्दे हवा हैं, प्रदेश के मुद्दे हवा हैं, राष्ट्रीय मुद्दों का कोई महत्व नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ताकत के उद्देश्य से लड़े जा रहे चुनाव हैं और जनता भी उन्हीं में डिवाइडेड है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। ये सरकार का काम करने का तरीका है। एसओ हटा देना, सीओ हटा देना, और सिक्योरिटी किसी की है तो उसको हटाना, प्रधानों को फ़ोन करना, सड़कों पे पुलिस ले आना, जाने कहाँ से उसे घुमाना। जो पुलिस आ रही है उसकी जात देख करके भेज रहे हैं। जिन पुलिस लोगों को बुलाया जा रहा है और जिनकी ड्यूटी लग रही है, उसकी सूची जनता में जारी कर देना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा इनकी नीयत क्या है। मैं दुनिया भर से मांग के लाया और आज ईडी की जांच चल रही है मेरे ऊपर, हथकड़ियां इंतजार कर रही हैं मेरा, इसूर में कैद की कोठरियां मेरा इंतजार कर रही हैं तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। मेरी मौत चाहते हो, मारो मुझे, मार दो गोली यहाँ मुझे, खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। मेरे पूरे घर को मार दो। तुम्हें मालूम है जुल्म के कितने पहाड़ सह रहे हैं हम। तो आपने 3 हाई प्रोफाइल लीडर्स के आज के स्टेटमेंट सुने और इनके स्टेटमेंट सुन के आपको लग रहा होगा कि डिस्प्रेशन कितना बड़ा है, स्टेक कितनी बड़ी है और इनका राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी और व्यापक हैं। कोई 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। यही तो उत्तर प्रदेश की खासियत है और यही खासियत यूपी को इलेक्शन स्टेट बनाती है, चुनाव वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ संजय चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, SM अशरफ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुनील अर्कवंशी हैं SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुशील दुबे जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और दिल्ली से मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट KP मलिक जी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की राजनीतिक परिचर्चा दिलचस्प और बेहद दिलचस्प होने वाली है। बहुत शुक्रिया। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी का काफ़ी कुछ दांव में लगा है, इसलिए ऐसा डिस्प्रेशन लग रहा है कि शिवपाल यादव पे पर्सनल अटैक हो रहे हैं। शिवपाल तो चुनाव में है नहीं। दाव पर भारतीय जनता पार्टी का नहीं लगा है, दाव पर तो समाजवादी पार्टी का परिवार लगा है, दाव पर तो समाजवादी पार्टी का भविष्य लगा है, दाव पर तो अखिलेश यादव की विरासत की सियासत लगी हुई है। मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी पर दाव नहीं लगा है। जैसे आपने बताया कि 1 सीट भाजपा की और 2 सीट समाजवादी पार्टी की खाली हुई है, तो बड़ा स्टेक तो उन्हीं का है जो दाव पर लगा हुआ है। देखिए, चुनाव आज जो हो रहा है उसके पीछे बीते विधानसभा चुनाव के बाद बदली हुई राजनीतिक स्थिति, जिसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले सारे विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के समय की गई गलती को जनता ने अपने आप में एक बार पुनर्विचार किया है। और जहां समाजवादी पार्टी के गढ़ों में भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। हमने देखा है कि आजमगढ़ में और चाहे वो रामपुर में, वहां की जनता ने भी अपने वोट का प्रायश्चित किया है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये बात नंबर 1।
बात नंबर 2 कि समाजवादी पार्टी जिस अलायंस के साथ विधानसभा चुनाव में गई थी, उनके साथ संजय निषाद थे, केशव देव मौर्य थे, उनके साथ ओपी राजभर साहब थे। ये गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद बहुत कमजोर हो गया। संजय निषाद आपके साथ थे, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन एक निषाद दल भी उनके साथ था, मैं अगर भूल रहा हूं तो ये लोग उनके साथ से अलग हुए हैं। हमने देखा है कि जो साथी राजनीतिक दल थे वो समाजवादी पार्टी से दूर हुए हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों के दूर होने के बाद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कमजोर हुई है। ये उपचुनावों के परिणामों से साफ हो गया है। शिवपाल यादव की सुरक्षा कम क्यों की गई? उनको जेट सिक्योरिटी थी और जब वो समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिए तो उनकी सिक्योरिटी घटाकर वाई कर दी गई, क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो सुरक्षा का मुद्दा हर समय लोगों का जो सुरक्षा पर जो भय है, उनकी जान पर जो खतरा है, उसके आधार पर उनका विश्लेषण होता है और पुलिस और प्रशासन उसको कम और ज्यादा करता रहता है। तो उसको इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछली बार भी किसी हाई प्रोफाइल लीडर जिसको आप ही जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी देते हैं, मिड ऑफ द इलेक्शन जब वो भतीजे से हाथ मिला लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी कवर कम करके वाई कर दिया जाता है। तो प्रश्न तो राजनीतिक ही होंगे। नहीं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जब उन्होंने अलग राजनीतिक दल बनाया हो तो उसके बाद उन पर असुरक्षा हावी हो गई हो। लेकिन अब जब उन्होंने अपना दल समाप्त कर दिया और समाजवादी पार्टी के आगे बिल्कुल समाजवादी पार्टी में मिल गए हैं, वो दल समाप्त हो गया है, तो उन पर असुरक्षा की कोई बात नहीं। क्या आप गुस्सा हैं? आप मतलब बीजेपी गुस्सा है चाचा भतीजे के मिलन से? नहीं, ये तो भाई चुनाव के समय एक हो जाना और चुनाव के बाद अलग हो जाना, ये तो शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी की नियति है। ये हर चुनाव दर चुनाव हमने देखा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमेशा चुनाव में अखिलेश जी, शिवपाल जी एक साथ रहे हैं, किसी भी चुनाव में अलग रहे हो तो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए शिवपाल जी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि काफी सेंटिमेंटल थे और काफी उन्होंने कहा कि उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि कई बार खुदकुशी करना चाहते। क्यों इतना अत्याचार आजम खान पे? देखिए, हमने आजम साहब को पिछली बार विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में भी देखा है। यही आजम खान साहब हैं जो कहते थे कि एक कलेक्टर तुमसे जूता पुछवाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि वही आजम साहब घड़ियाली आंसू बहाकर जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। जो कहते हैं कि हम इमोशनल इश्यूज नहीं उठाते, वो आज प्रोफेशनली इमोशनल होकर अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि रामपुर के इस पुर में किसी का भी सुर बदल जाए, लेकिन जनता की अभिव्यक्ति नहीं बदलने वाली। जनता इस रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को, जैसे पहले चुनाव में भाजपा को जीत दी थी, वैसे ही इस चुनाव में जीत देने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के थैंक यू संजय जी। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अजीज खां को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या कारण है कि पूरा यादव परिवार सबने अपनी ताकत मैनपुरी और सिर्फ मैनपुरी में झोंक रखी है? दबाव में हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने जो ओपनिंग की, जो स्टेटमेंट आपने दिया कि ये चुनाव बड़ा अहम है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, सेकुलर बनाम कम्युनल। और जब जहां पे ऐसी परिस्थिति हो कि जहां पर देश को बचाने की बात हो, प्रदेश के बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही हो, और यहां पर बीजेपी को लगातार आप वॉच कर रहे हैं कि बीजेपी लगातार इस चुनाव को बहुत हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रही है। वो ये दिखाना चाहती है कि ये चुनाव उसके लिए बहुत अहम है, लेकिन अंदरूनी ये भी वो जानती है कि ये चुनाव जो मैनपुरी का है खासतौर से, वहां पर ये जमानत बचाने की चुनाव लड़ रही है। वो जानती है कि वो चुनाव जीत नहीं सकती, उसकी जमानत बच जाए, इसकी वो लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि उसको ये भी पता है कि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 2019 में 44% वोट शेयर था बीजेपी का। आप जमानत बचाने की बात कर रहे हैं। सर, परिस्थितियां बदली हैं, बड़े स्तर पर बदली हैं। इन्होंने जो वायदे किए थे इन्होंने पूरे नहीं किए। जनता इनसे बहुत नाराज है, वो भी इसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है। दूसरी बात सर मैं वही बात कह रहा था, आदरणीय नेताजी ने खून पसीने से सींचा है मैनपुरी को, वहां के एक एक लोगों को सींचा है। वहां पर जो काम किया है
वो यकीन मानिए वहां की जनता उनसे मोहब्बत करती है और वहां की जनता को उम्मीद है कि आदरणीय नेताजी के सपनों को सिर्फ और सिर्फ साकार कोई कर सकता तो आदरणीय डिंपल जी कर सकती हैं। ये बीजेपी को एहसास है और इसी वजह से बीजेपी के खेमे में बहुत खड़बड़ाहट है, बहुत परेशानी है। आप देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह से ये कटाक्ष कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री महोदय भी गए वहां, जिस तरीके से आदरणीय चाचा जी के ऊपर कटाक्ष किया। मैं बताना चाहता हूं कि जब खून के रिश्ते को अलग नहीं कर पाए, जो इनके डीएनए में है, हमेशा ये तोड़ने फोड़ने की राजनीति करते हैं, परिवार को तोड़ते हैं। मुख्यमंत्री के लैंड करने से पहले जेट सिक्योरिटी वाई में तब्दील हो गई। सर मैं वही निवेदन कर रहा था कि खूनी रिश्ते को जब नहीं तोड़ पाए तो इन्होंने सिक्योरिटी को हटा दिया, सिक्योरिटी कम कर दिया। यह है इनकी तिलमिलाहट। एक बात। दूसरी बात आपको सर बताना चाहता हूं कि ये कितना भी घबराएं, कितना भी ये फड़फड़ाएं, एक बात आप जानिए कि वो कहते हैं कि तेज हवा चुपचाप गुजरती रहती है, तेज हवा चुपचाप गुजरती रहती है और सूखे पत्ते शोर मचाते रहते हैं। ये कितना भी शोर मचा लें, कितना भी उहापोह मचा लें, मैनपुरी में इनकी जमानत सर नहीं ये बचेगी। बताइए ये आपकी पूरी आजम मैनपुरी खान की इतने जनता जानती जज्बाती है, क्यों हो उत्तर रहे प्रदेश की जनता हैं? जानती वो है। अकेले तो है नहीं पूरे पॉलिटिक्स के भीतर या उत्तर प्रदेश में जो जिन्होंने संघर्ष किया हो, जिनके साथ ज्यादती हुई हो, बहुत लोग हैं उनसे ज़्यादा त्याग किए, उनसे ज़्यादा परेशान हुए होंगे। लेकिन आजम खां फिर वही इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आपने कोई कौम की खिदमत करके कोई एहसान थोड़ी किया कि आप बदले में लोगों से कह रहे हैं तुम मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हुए। ये तो शिकायत हो गई ना। ब्रजेश जी, आजम खान साहब के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हुआ है, शायद इतिहास में ये दर्ज होगा, इतिहास में दर्ज होगा। 116 मुकदमा, गाय चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी। ये मुझे लग रहा है इससे ज्यादा छोटे स्तर की बात और कुछ नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है और ये जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता। ये आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी, क्योंकि आजम खान साहब आज जिस तरीके से वो अपनी बात को कह रहे थे, वो यकीनन वो दिल से बोल रहे थे। सच्चाई ये है कि उन पर बहुत ज्यादती की गई है, इसलिए आजम खान साहब अगर कह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या आजम खान सिर्फ अकेले और जिनके साथ समाजवादी ज्यादती हुई? पार्टी आजम खान साहब के उत्तर साथ प्रदेश खड़ी की है, राजनीति में हमेशा इसके खड़ी पहले रहेगी। भी बहुत से उदाहरण हैं, वो अकेले नहीं है। सर ऐसा उदाहरण आपने कभी नहीं देखा। मैं बता रहा हूं 125 मुकदमे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक दिन के भीतर मायावती ने दर्ज कराए थे सर। अब मायावती बहन जी से तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने भी सीख लिया, मेरे ख्याल से वहीं से ट्रेनिंग लिया है कि किसी के ऊपर किसी को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो राजनीति करना भूल जाए, सामाजिक काम करना भूल जाए, समाज की खिदमत करना भूल जाए। कभी पब्लिक डोमेन में इस तरह लाने से आपको सिर्फ सिंपैथी के लिए आप कर सकते हैं। अपनी लड़ाई तो सबको अकेले लड़नी पड़ी ना। संघर्ष और त्याग से क्यों भाग रहे हैं जब पब्लिक लाइफ में है? तो लेट्स फेस इट ना, मजे भी आपने किए हैं तो अब लड़ना भी आप ही को है। जब 6 विभाग के आप मिनिस्टर थे सर, मजे किए हैं सर। राजनीति में आप लड़िए सर। राजनीति में सिर्फ समाज का खिदमत होता है और सामाजिक तो समाज पर ये लानत क्यों कि मेरे ऊपर इतना हुआ तुम नहीं खड़े हुए? अरे भाई, समाज क्यों आपके इतनी अपेक्षा करते हैं आप? तब तो कोई कहेगा भैया हमारे खिलाफ हुआ, आप आए नहीं। आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर हुआ है, ओके, आजम खान साहब के ऊपर जो हो रहा है, आखिर जनता ही इसका फैसला करेगी। जनता से बड़ा जज कोई नहीं है, जनता से बड़ा जज कोई नहीं ब्रजेश जी, और जनता इसका फैसला करेगी क्योंकि अब जनता की अदालत में है, रामपुर की जनता की अदालत में है उनका फैसला। बस कुछ ही दिन की बात है सर। मैंने तो बाई इलेक्शन रामपुर लोकसभा में भी देखा था, अभी फिर देख लेता हूं। वही असीम रजा है, वही रामपुर है, वही वोटर है। ज्यादा वक्त नहीं, बस कुछ दिन रुक लीजिए, देख लीजिएगा। देखिए ब्रजेश जी 10 सेकंड हम और आ जाऊंगा। बड़ी अहम बात है प्लीज कंक्लूड सर। इससे पहले चुनाव हुआ सर, 10 सेकंड सर। आजमगढ़ का चुनाव हुआ, अभी इस लखीमपुर का चुनाव हुआ, इसपर पहले रामपुर का चुनाव हुआ। वहां चुनाव नहीं हुआ, आपकी मोहब्बत में बेचारे चाचा जेट से वाई पे आ गए, पे लड़ा गया। वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई सर, लोकतंत्र की हत्या हुई। शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अजीज खान जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में टाइम दूंगा, आप सर तसल्ली से बात करिएगा, अपन एक एक करके बात करते हैं। डिबेट सिस्टमैटिक है। सुनील अरकौंसी जी, शुक्रिया आपका। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आप लोग कर रहे थे, ये कट डालेंगे, वो कट डालेंगे, ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, इसको धूल में चटा देंगे, इसको मिट्टी में मिला देंगे, इसको वापस भेज देंगे, और अपने प्रत्याशी का नामांकन तक नहीं बचा पाए आप।
नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात नामांकन ना बचा पाने की बात नहीं। अब हमने तो अपने सारे कागजात पूरे करने के काम किए थे। अब नामांकन किस तरीके से खारिज करने का काम किया, सब लोगों ने देखने का काम किया। किसने खारिज क्या किया और क्यों अब खारिज ये हुआ? तो ये तो वहां के आरओ ने इस तरीके का काम करने का काम किया, और आरओ ने किसकी क्यों सह पे किया? किया। किसकी सह अब पर अब किया? अब ये तो अब आप समझ सकते हैं कि किसकी सह पर वहां पर नहीं, हुआ होगा। क्लैरिटी दो। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो पता कर लूंगा, नहीं बताओ। नहीं नहीं नहीं, बात जादूगर की नहीं है भाई। हम तो आरओ को ही तो दोषी माना, आरओ ने उसके लिए हम लोग किसकी कोर्ट सह पे गए। आपका नामांकन खारिज किया? अब ये तो हमने कोर्ट में अपनी फाइल दी है। हम लोगों ने कहा कि भाई जब हमने शपथ, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शपथ के लिए मना कर देगा कि हम शपथ नहीं लेंगे। जब इस तरीके का काम कर दिया जाएगा, देखो वहां दो तो ही हमारा स्टेक होल्डर हैं, बीजेपी, जी जी समाजवादी पार्टी। आपका जी डाउट जी किसके जी। ऊपर है? अब ये तो जिसको खतरा लग रहा होगा वहां पर कि समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी के उतरने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि जो नामांकन इनका खारिज कराने का काम किया जाए। इस आरओ तरीके किस की पार्टी के दबाव में ज्यादा आपको दिख रहे हैं, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? देखिए ब्रजेश जी, आरोप के लिए हमने कोर्ट में दिया हुआ है कि भाई इस तरीके का जो हमारा ही इस तरीके का नामांकन खारिज करने का काम क्यों किया गया। हमारा ही नामांकन इस तरीके का खारिज करने का काम क्यों किया गया। तो और अब सुहेल आपका देव भारतीय वोटर समाज कहाँ जाए पार्टी ने, जिसके दम पर आप ताल सुहेल ठोक देव रहे थे, भारतीय छाती समाज पीट पार्टी रहे ने थे ब्रजेश जी और ललकार रहे ब्रजेश थे, जी, अब आपका वोटर क्या करेगा? पहले नंबर पे प्रत्याशी उतारने का काम किया था। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राउंड में प्रत्याशी उतारा, मगर हम लोगों ने सबसे पहले प्रत्याशी उतारने का काम किया। तो अब कहीं ना कहीं आप प्रत्याशी उतार रहे हो, ठीक बात है, लेकिन अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन नहीं बचा पाए हो। बेसिक क्वेश्चन पे आओ। इसका मतलब आप युद्ध की शुरुआत में आप मैदान में ही उखड़ गए, मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही आपका विकेट डाउन हो गया। ये चिंता की बात है होनी चाहिए आपके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल हमने उसी के लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसीलिए भाई हमारे साथ में इस तरीके की जाती हुई हमारे प्रत्याशी ने पूरी तरीके तो से अब आप ईमानदारी क्या से वहां चाहते चुनाव- हैं कि आपका वोट कहाँ जाए? हम देखिए ब्रजेश जी, लगातार जनता के संपर्क में है। हम लोग लगातार अपने मुद्दों को लेकर, जो माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जिसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कमल या अब तो साइकिल, वोटर- कहाँ जाए आपका वोटर? नहीं नहीं, अब तो ये वोटर खुद तय करेगा ना कि हमको कहाँ जाना, क्योंकि अब हमारा वहां प्रत्याशी तो लड़ नहीं रहा है, मगर हम लोग समझाने का तो प्रयास किस बात कर के रहे लिए हैं। ताल ठोकने वहां गए थे कि ये फाड़ डालूंगा, चीज डालूंगा, पटक दूंगा, खत्म देखिए- कर दूंगा, देखिए- जमानत जब्त देखिए करा ब्रजेश दूंगा? जी, ब्रजेश जी, जमा चुनाव- नॉमिनेशन चुनाव- नहीं बचा पा रहे हो। हम लोग ना 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 ब्रजेश जी, ऐसा नहीं। अब हमारा तो रामपुर में भी प्रत्याशी लड़ रहा है, तो जी। अब वहां तो हमने नॉमिनेशन बजाने का काम किया। अब ऐसा तो अब वहां पर उस तरीके की हरकत आरोप ने नहीं करी। तो हम लोग जनता को ये समझा रहे हैं कि वहां पर किसका आखिर ऐसा दबाव था जो इस तरीके का काम आरोप ने किया। किसका? वही तो पूछ रहा हूँ, चौथी बार पूछ रहा हूँ, किसका? नहीं देखिए, किसका के लिए हमने आप ही बताया को ना, नहीं हम तो पता है कोर्ट तो गए। फिर क्या? जी शुक्रिया। मैं कोर्ट गए परिचर्चा हुए को ना। आगे बढ़ाता हूँ। सुशील दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, मैनपुरी सबसे हाई प्रोफाइल, रामपुर जज्बात, खतौली चौधरी की पगड़ी, एनालिसिस आपका। पहला, अभी आपने विजय जी बड़ा 100% तंच जो है वो कहा कि ये चुनाव मुद्दे का नहीं है। जो चुनाव 24 में 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलेंगे, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। उसमें कोई स्वास्थ्य का मुद्दा है ही नहीं, उसमें कोई बेरोजगारी का मुद्दा है ही नहीं, उसमें कोई रोटी भूख का मुद्दा है ही नहीं, उसमें जो कोरोना की तबाही थी उसका कोई मुद्दा है ही नहीं। एक तरफ वो आपने कहा वो इमोशनल डायलॉग, अरे उसी इमोशनल डायलॉग से आप हारे हो रामपुर अभी। और जो आपकी पहचान थी वो फायरवर्ड नेता की थी, आजम खान की पहचान, ये रिरियाने वाले नेता की नहीं थी। ये आप रिरिया रहे हो तो आपने आपको हल्का और कर रहे हो। जितना रिरियाते जा रहे हैं, मुझे आदिन ने रामपुर के लोकसभा चुनाव में कहा था कि मेरी कोठरी कब्र से और छोटी थी जिसमें मैं रहा हूँ। उसके बाद सूरत हाल क्या हुआ, मैंने आपके सम्मानित युद्ध के मैदान में जो सेनापति अपनी कमजोरी और जज्बाती होता है ना, उसको मीडिया मास्टर अभी इन्होंने कहा है, परसों कहा है, रो के कहा है। आसिम भाई बगल में बैठे थे कि मैं चुनाव आयोग से कहता हूं कि वहां की सीट डिक्लेयर कर दे, चुनाव की जरूरत क्या है। बात खत्म हो गई। जब आप खुद ही हार मान रहे हो, और वो हार मान रहा है जो आदमी एक जमाने में कई साल उत्तर प्रदेश का रफीकुल मुल्क रहा मुसलमानों का, जो दावा करता है, रहा नहीं रहा मैं नहीं कह सकता,
तो मैं वहाँ के बारे में रामपुर की तो इमोशनल। अच्छा, क्या आपको लगता है आजम खां की ये लेटेस्ट स्पीच वो टूट चुके हैं? ना, हाँ टूट चुके हैं, बेशक टोटल टूट चुके हैं। मैंने निवेदन किया, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, इस चुनाव से पहले आपके बड़े चैनल से तस्वीर ले लें, जाड़ा आ रहा है, एक अच्छी शाल ले लें, आराम से बैठ के अब राजनीति अब थोड़ी देर थोड़ा आराम कर लें। आप क्या मानते हैं कि अगर वो संन्यास ले लें तो बीजेपी छोड़ देगी उन्हें? जितना रगड़ सकती थी रगड़ तो दी भैया, अब का उनको अब बचा क्या, जब खुद ही रिडिया रहे, बेचारे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे, कह रहे हैं मेरा मर्डर कर दो, खुदकुशी कर। अब खुदकुशी तक पहुंच गए, कर लेता है बीजेपी ने अपना मामला जहां तक करना था कर दिया। अब आइए साहब, ये चौधरी साहब पे देखिए, वहां अभी चौधरी, वहां पगड़ी की इज्जत है, पश्चिम में मूछों की और पगड़ी की इज्जत है। अब वहाँ पगड़ी किसकी भारी पड़ जाए, और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करके सीधे और बड़ा कैंडिडेट है, भारी कैंडिडेट है, पर एक बाहरी व्यक्ति है वो भैया। बाहरी तो अब देखिए, हारने जीतने के लिए बाहरी, अब राजनीति में ये सब नैतिकता रही कहाँ गई। जब मैनपुरी में शाक को ले आए, प्रेम शाक बेचारा 2 बार से 5-5 लाख इतने वोट पाके, पिछली बार 19 में कितना तगड़ा वोट पाया, उपचुनाव में कितना तगड़ा वोट पाया, भाई की जगह रघुराज को ले आए। अब पहले रघुराज को देखिए, प्रासपा के रघुराज को ले आए, तब ये चचा बहुत प्रिय थे उनको, बीजेपी को। जिस समय जिला पंचायत के चुनाव में श्री शिवपाल यादव ने कहा था जो जीतेगा उसी को वोट दूंगा, जीती थी बीजेपी वहां से। उसी के बाद Z+ हो गया था, आज वाई हो गया फिर, और वो गनर हो गई, वो कोठी हो गई थी बाले एवेन्यू के आगे वाली। ये मिड इलेक्शन उनकी सिक्योरिटी घटा दी गई, और संजय चौधरी बता रहे हैं वो सिक्योरिटी एनालिसिस में देखिए ब्रजेश जी, गुजरात गए हमारे माननीय आदरणीय योगी जी, तो वहां लगे देखो कौन आया, शेर आया, ये नारे कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोग जब चलते थे लगते थे। तो शेर आया, और शेर ने जब योगी जी की एक छवि अलग है उत्तर प्रदेश में, जो वो भाषण देते हैं या जो बोलते हैं उनकी एक छवि अलग है। लेकिन आज जो उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में जो भाषण दिया है, टारगेट करके कुछ शब्दों के साथ, अरे कि वो रिया रहे थे और वो पेंडुलम बन गए, और वो शिवपाल, देखिए एक इटावा जो बेल्ट है, शिवपाल का नाम क्या बीजेपी के लिए सरप्राइज अटैक हो गया? बेशक हो गया है ना, बेशक हो गया, और बिल्कुल आज तो ये फीलिंग आ गई, मतलब लोगों में वैसे चला गया। मैं आपको बताऊं, सरप्राइज अटैक था। ब्रजेश जी, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, ये मैंने पहले आपसे ही कहा है, ये उपचुनाव यहाँ का नहीं है। मुलायम सिंह जी जिंदा होते, हो सकता है प्रेम शाक हरवा देते या शासन हरवा देता, जो भी होता मरने के बाद। और ये स्थितियां जो हो रही हैं कि शिवपाल के ऊपर, शिवपाल का वहाँ बड़ा स्नेह व्यवहार प्यार है, शिवपाल बड़े सरल व्यक्ति हैं, और ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में अगर वो बीजेपी जीत जाएगी तो बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन राजनीतिक हो जाएगा। ये यहाँ वो सीट जीत रही है, डिम्पल जीत रही है, अब मार्जिन वाली बात मैं नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे अशरफ साहब को आमंत्रित करता हूँ। अशरफ साहब शिवपाल यादव और आजम खां के करीबी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब हमारे साथ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक तो चाचा की ZY में तब्दील हो गई, और दूसरा आज राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से टूटते हुए मैंने मजबूत आजम खां को देखा, जज्बाती आजम खां को देखा, जो अब आगे की लड़ाई नहीं शायद लड़ना चाहते। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आज जो उस तरह का आजम खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका स्टेटमेंट था, वो बिल्कुल इस बात को दर्शाता है कि आजम खान साहब बिल्कुल अंदर से जो है टूट, उनके कैरेक्टर से मैच नहीं खाते, बिल्कुल टूट चुके हैं, और ये जाहिर हो रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अगर आप टूट चुके हैं, उसके बावजूद जब आप राजनीति में अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लोगों को नहीं हो पाते, क्योंकि एक मिजाज हमेशा रहा है कि मजबूत के साथ या बहुत मजलूम के साथ आदमी रहता है। अब सवाल है कि आप हमेशा मजबूत रहते हो। एक मजबूत आदमी ओवरनाइट मजलूम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपके पास मौका था तभी जरूरी था कि आपने लोगों के साथ क्या किया और कितना उस लोगों को जोड़ा है जो आपके लोग निकल के आए। तो सवाल ना वो निकल के आए, ना आपके पार्टी के लोग आपके लिए निकल के आए। इक्का दुक्का स्टेटमेंट आ जाना को बहुत मानी नहीं रखता। दूसरी चीज, अगर वहां की लोकल पॉलिटिक्स में आपने पार्लियामेंट में जो है जिस कैंडिडेट को आपने उतारा, आपको अंदाजा था, आपने कोशिश की, आप कहते हैं साहब एडमिनिस्ट्रेशन लग गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद में चुनाव हार गया, तो क्या जरूरत है उसी सेम प्रत्याशी को दोबारा कंटिन्यू करने की, जबकि बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं वहां पे, आप ही को लोग एतराज कर रहे हैं, और इसी बुनियाद पे बहुत से लोग आपको छोड़ के चले गए बीजेपी के साथ, और कुछ लोग पार्टी में रहते हुए मुखालफत कर रहे हैं। तो अगर जिस सीट पे ऊपर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, तमाम चाहने के बावजूद वो सीट कोई हरा नहीं सकता आजम खान साहब को। अगर ये हारती है सीट, तो इसका मतलब जिम्मेदार कौन हो गया इसके पीछे? तो ये इमोशनल स्पीच के पीछे लोगों के जज्बात उभारना। इमोशनल स्पीच क्या होती है? इमोशनल स्पीच के लिए होती है बहुत कुछ क्रिएशन होना चाहिए। आजम खान साहब के साथ एक ही चीज जो है जिसकी वो दुहाई देते हैं, तो मुसलमान एक बार उनकी तरफ जलता है, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की बुनियाद पे हमदर्दी उनके साथ पैदा हुई, वरना एज ए मिनिस्टर रहते हुए ऐसा कोई क्रिएशन नहीं जिसको लेके हम बयान कर सकें। उससे ज्यादा दूसरी सरकारों के अंदर जो है मुस्लिम्स की अगर आप बात करें तो उससे ज्यादा लग रहा है मुझे लग रहा है। और जहां तक आपने चाचा का सवाल भी, अजीज खान साहब ने एक बात कही थी कि साहब ये चुनाव सेकुलर और कम्युनल के बीच में, अफसोस है कि ये चीज आपको मैनपुरी के अंदर नजर आ रही है कि सेकुलर और कम्युनल के बीच में अगर यही चीज आपके जहन में आई होती शायद आजमगढ़ आप चुनाव नहीं हारते। तब इतनी एरोगेंस हो गई थी कि चाहने के बावजूद वहां भाई कुर्बान हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां क्या दिक्कत आ रही है? अगर नेताजी की लेगेसी और नेताजी की सीट रही है तो छोड़ दीजिए ना, लोगों को तय करने दीजिए कि नेताजी के उसके बावजूद जीतते कि नहीं जीतते। लेकिन यहां आपने पूरा ईगो प्रेस्टीज बना रखा है, क्योंकि ये जहन में बात आ रही है कि अगर ये सीट भी हम हार गए तो हो सकता है कि उस परिवार से कल को कोई एमएलए एमपी भी ना बनने पाए, और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी अपनी। तो कहने का मतलब है कि एक तरह के पैमाना रखिए। इसी चाचा के साथ आज आपको दिक्कत हो रही, बीजेपी ने जो है सिक्योरिटी वापस ले ली। आपने भी बहुत सी हरकत ऐसे की है, वो रिरिया रहे थे, 5 टिकट मांग रहे थे। आज रविराज सिंह शाख हो सकता है विधायक रहे होते इटावा से, आपके मुकाबले में नहीं आते वो, लेकिन टिकट नहीं दिया आपने। शारदा प्रताप शुक्ला मेदांता में एडमिट हो गए। शिव कुमार बेरिया ने जो किया वो सबको मालूम है, आप सीट हार गए वहां के अंदर, और उनको टिकट बहुत मांग रहे थे, नहीं दिया आपने टिकट। तो कहने का मतलब है कि उस चाचा से जो मोहब्बत आपकी है, अल्लाह करे हम तो चाहेंगे, दुआ हमारी कि आप कंटिन्यू रखिए, आपके फैमिली का मैटर है। लेकिन ये सिर्फ जो चुनावी समझौते हैं और जो किसी भी जरूरत के लिए पूरे किए जाते हैं, इससे आपको बाज आना पड़ेगा, वरना क्रेडिबिलिटी आपकी लीडरशिप की खत्म हो जाएगी, फिर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। जो मैंने प्रारंभ में डिबेट को आप जो लाएं, आखिरी मौका आपके पास है कि आपको साबित लार्जर पर्सपेक्टिव में सीट हारिए या सीट जीतिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इरेलीवेंट होती जा रही, मैं बात कर रहा हूं बीएसपी और कांग्रेस जैसे दलों की। नहीं, ये तो फैक्ट है। अब आप देखिए ना, अभी आरएलडी के बाद खतौली सीट की आप कर रहे थे, इनका पोजीशन क्या रही? इनको 6% वोट मिले हैं 2017 के अंदर। एडजस्टमेंट हुआ, उन्होंने अखिलेश यादव जी ने इनको सीट दी, तो इस बार उनका जो है मार्जिन जो है 37% का है। तो कहने का मतलब ये सीटें तब्दील होती रहती हैं, ये मैं नहीं मानता। चुनाव के अंदर बहुत से फैक्टर्स हो जाते हैं, सीट कौन जीतेगा कौन हारेगा, वरना आरएलडी की अपनी कोई स्टेबिलिटी थी नहीं। हमेशा वहां दूसरे नंबर पर जो है समाजवादी रही, उसके पहले जो है बीएसपी रही, और बीजेपी उस 2 बार से वो सीट जीती रही है, इसके पहले भड़ाना साहब रहे। तो कहने का मतलब ये कि चीजें तब्दील होती रही। लेकिन अगर रामपुर और खतौली दोनों अगर आप हारते हैं, इस वक्त का मौका ऐसा था, ये तो नहीं कह सकते आपका आरएलडी की सीट है वो, जो आरएलडी की वो सीट नहीं रही, जो आरएलडी की कोई ऐसी एग्जिस्टेंस वहां नहीं रही, बहुत खराब वोट भी वहां उसको मिले। तो कहने का मतलब है कि रामपुर अगर आप हारते हैं तो बहुत बड़ा सवाल है, सुन लीजिए। मैनपुरी तो सेटबैक होगा जी। मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है? मुसलमानों के मन में सीधा चल रहा है, मुसलमान अभी समझता है कि जितना हमें ताकत लगानी थी हम ताकत लगा दी 2022 के अंदर। अब हमारे चाहने से इस पार्टी का उद्धार होने वाला नहीं, और बीजेपी को हम हटा नहीं सकते। तो सवाल यह है कि जो पॉलिटिक्स आपकी है, आप दूसरी कम्युनिटी को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? तो आप कब तक ये मुसलमान यादव के साथ लेके चलते रहेंगे और मरेगा मुसलमान सड़क पे आके? बीएसपी और कांग्रेस की तरह मुसलमान भी इरेलीवेंट नहीं, मैं तो नहीं समझता, क्योंकि बीएसपी की भी बहुत ओपन कोई पॉलिसी है नहीं। कल को क्या वो करती हैं, जब निकल के आती है समझ में आएगी बात। अभी तो मुझे नहीं लगता है ट्विटर और बयान देने से इस तरह की कोई पॉलिसीज बदलती नहीं है। कांग्रेस अभी जो है बहुत दूर की बात है, आने वाले वक्त बताएगा कि मुसलमान को रुझान कहा जाता है। लेकिन इतना दावे के साथ बोलता हूं कि इंटैक्ट रहना समाजवादी के साथ बहुत मुश्किल होगा मुसलमानों का। शुक्रिया। मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद हमारे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि खतौली में क्या चल रहा है, थोड़ा ये भी बताइए। मैनपुरी का तो हर कोई बता रहा है, थोड़ा खतौली पर आप टार्च मारिए, रोशनी दीजिए थोड़ी। देखिए ब्रजेश जी, मैं अशरफ जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वहां पे वो राष्ट्रीय लोकदल की सीट है नहीं। जब से नया परिसीमन हुआ है तो वहाँ पे लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व रहा है, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उस पर दिलचस्पी ज़्यादा नहीं दिखाई है, और इसीलिए अपने खाते की सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे दी। और राष्ट्रीय लोकदल ने भी एक स्टेप आगे बढ़ के एक बाहरी कैंडिडेट को लाए हैं, क्योंकि वहाँ आरएलडी की कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई इतना बढ़िया मजबूत नेता नहीं था, इसलिए वो मदन भैया को लेके गए हैं। और वहाँ पे उनका विरोध भी हुआ कि बाहरी कैंडिडेट को लाए हैं। तो बाहरी के जो BH था, उस H को हटा के खाली B को रख के उन्होंने बताया कि नहीं वो बाहरी नहीं भारी है, भारी। तो H बढ़ा दिया उन्होंने B से, तो उसको भारी बता रहे हैं। इससे सीधा मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुफीद होगा वहाँ जीतना। दूसरा क्या है कि वहाँ सिंपैथी सैनियों की, देखिए वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जाट वोट। जाट वोट शेयर वहाँ सबसे बड़ा है। मलिक साहब, जाटों के मन में क्या चल रहा है? जैसे मैंने मुसलमानों का मन पूछा, जाटों के मन में क्या है? देखिए जाट जो है, जैसे आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा,
और लोकसभा चुनाव में भी देखा, बहुत ज़्यादा बदलाव जाटों में है नहीं, जाट बटा था और इस बार भी जाट मुझे कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव राष्ट्रीय लोकदल के जीतने से वो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, ऐसे जाटों को दिखाई नहीं दे रहा है। और एक सोच ये भी काम करती है बाई इलेक्शन में कि अगर यहाँ से विपक्ष का विधायक चुना जाता है तो वो कितना विकास करेगा, कितना क्षेत्र का भला होगा, इस पे भी लोगों की नजरें रहती हैं। तो उस तरह की सोच के जो लोग हैं वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी जी। क्या मन में आपके आया जब आपने वो स्पीच सुनी? देखिए मैं ब्रजेश जी रामपुर की, देखिए आजम खान जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिस स्पीच के लिए जाने जाते हैं, अगर हम 25 साल से बात करें, आजम खान जिस तरह की स्पीच देते हैं, तमाम स्पीचें आपको भी याद होंगी, और आज वो स्पीच दे रहे हैं, लगता है कि जैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। मेरा अगर व्यक्तिगत सलाह ये है उनको कि वो चुनाव में अपने घर बैठें, आराम से बैठें, चुपचाप बैठें, उससे ज्यादा सिंपैथी उनको मिल जाएगी अगर वो चुप बैठेंगे। अगर वो इस तरह गिड़गिड़ाते घूमेंगे, जो हश्र पिछले चुनाव में हुआ है, इस चुनाव में भी उनका वही हश्र होगा और वो मुझे लगता है ज्यादा वोटों से हारेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ एक और ब्रजेश जी कहना चाहता हूं, जैसे आपने बताया है कि चाचा शिवपाल की सिक्योरिटी हटा ली है, अब उनको शायद इतना खतरा नहीं है, पहले खतरा उनको ज्यादा था, एकाएक खतरा कम हो गया है। और यहाँ पे जिस प्रकार से आप बात करते हैं कि वो मुलायम सिंह के ऊपर मायावती जी ने लगभग 125 मुकदमे लगाए थे, आपको याद होगा जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे मायावती जी का क्या हाल हुआ था। और आपको याद होगा कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट में किस तरह से आंसू बहाए थे। तो ये जो होता है, जब कोई भी नेता विपक्ष में होता है तब उसके ऊपर बड़ी विपदा होती है, और जब में सत्ता में वो होता है तो तमाम विपदाएं वो भूल जाता है। तो ये कैरेक्टर होता है राजनीतिक लोगों का कि किस प्रकार से चुनाव में सिंपैथी गेन की जाए। उनमें कहीं ना कहीं ये मानना होता है उनका कि अगर हम इस तरह से रोएंगे, इस तरह की बातें जनता में करेंगे तो सर गिड़गिड़ाते सेनापति को कोई सम्मान नहीं देता। पहले मिलती भी या युद्ध से लड़िए या युद्ध का मैदान छोड़ दीजिए, वापस तैयारी करिए, फिर अटैक करिए। गिड़गिड़ाते सेनापति को किसी राजा ने माफ नहीं किया सर। नहीं, सिंपैथी कई जगह नहीं, वो गिड़गिड़ाने का तरीका मैं 2 एग्जाम्पल यहां बहुत बड़े आपको दे देता हूं। अगर सचमुच उस तरह की घटनाएं होती हैं, अगर आपको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद में जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी की नाक वहां तोड़ दी गई थी नॉर्थ ईस्ट में, उसका फायदा इंदिरा गांधी को मिला था। और पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे ममता बनर्जी का पैर टूट गया था और वो व्हील चेयर पर घूम रही थी, उसका भी चुनाव में उनको फायदा मिला था। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चीज होती है, वो तरीका होता है। यहाँ तो सरेंडर किए हुए हैं आजम खान, बिल्कुल मरे जा रहे हैं, वो तो बिना मारे ही मर रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लेता। नेता के साथ सिंपैथी नहीं आएगी, सिंपैथी लेने के भी कई सारे। बहुत शुक्रिया सर, मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। वो इससे अच्छा विश्वविद्यालय की बात करते तो ज्यादा अच्छा था। बहुत शुक्रिया आपका सर। वीरेंद्र जी, ये चुनाव बहुत ही हाई प्रोफाइल और मुद्दों से हटकर, ये पर्सनालिटी और उससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ये इज्जत का चुनाव हो गया, इज्जत का। देखिए, चुनाव में तो ठीक है, लेकिन सियासत में कैसे पल में चीज़ें बदलती हैं ये बड़ा अहम हो जाता है। जो दोस्त होता है वो अचानक दुश्मन बन जाता है। जो कल तक बहुत प्यारा था आज अचानक से उसके लिए नफरत शुरू हो गई। शिवपाल यादव को कल तक बहुत खतरा था, आज उनको खतरा उनका कम हो गया। जब वो राष्ट्रपति के समर्थन करने 5KD पे दावत खाने गए तो वो बहुत अच्छे थे और उनको तुरंत कैटेगरी वाइज सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें उनका बड़ा सम्मान हुआ। अब वो बहू के चुनाव में अपने परिवार में गए तो अब वो पेंडुलम हो गए हैं। हाँ, पेंडुलम भी हो गए, फुटबॉल सिक्योरिटी घट गई, फुटबॉल हो गए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए कितना तेजी से सियासत में बदलती हैं चीज़ें, और आनंद भी देती हैं कि कैसे सियासतदान तुरंत पलटा मार जाते हैं। देखिए, ये चुनाव तो साफ है कि योगी वर्सेस अखिलेश, शिवपाल, आजम, ये एक लड़ाई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और योगी ने आज उनके घर में जाकर करहाल में अखिलेश की सीट पर जाकर सभा की और वहाँ पर ऐलान किया, लेकिन उन्होंने भी मुलायम सिंह का पूरा सम्मान का ध्यान रखा। तो ये बात साफ है कि बीजेपी भी मुलायम के नाम पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे वोटर नाराज हो जाए वहाँ। तो ये तो उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के नाम पर जो बयान दिए, लेकिन
देखिए, योगी को भी पता है कि ये चुनाव उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि भाई ये चुनाव 2-1 का चुनाव है। विधानसभा बीजेपी के पास जा रही है और लोकसभा सपा जीतेगी। अब ऐसे लेकिन खुला मैदान तो छोड़ेंगे नहीं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी ताकत लगाएंगे अपनी पार्टी को जिताने के लिए, उनके लोग भी लगे हैं। तो बीजेपी को कोई मैनपुरी में इतना कमज़ोर भी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि साग के वोट, सवर्ण वोट और ओबीसी वोटों पर, बहुत सारे दलित वोटों पर उसकी नज़र है। तो वो खेल करने में तो लगी है, लेकिन चूंकि समाजवादी परिवार एकजुट हो गया, उससे बीजेपी थोड़ा वहाँ पर कमज़ोर दिखी और समाजवादी पार्टी को जीत, वहाँ पर मजबूत प्रत्याशी आने से भी उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई। और उनके अखिलेश से लेके राम गोपाल, शिवपाल, सारा पूरा परिवार रात दिन प्रचार में लगा है। बहुत बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले शिवपाल को लेकर राय दूसरी थी, आज राय बदल गई है। लेकिन ब्रजेश जी ये जान लीजिए कि आजम खां को पुलिस की लाठी में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये लोकसभा के उपचुनाव में भी नहीं रखा और विधानसभा में भी नहीं रखेंगे। अब आजम खां के पास उनका खाली बेटा विधायक रह जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि ये बात साफ है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चली थी, उसमें बीजेपी को अगर सबसे ज़्यादा किसी से कष्ट था तो आजम खां से ही था, आजम खां के बयानों से था। अच्छा, योगी और आजम खां दोनों में बहुत सारे अंतर हैं और अफसरों को लेकर भी उनके जो राय थी आपने सुना होगा। आज लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हुई कि इटावा रेलवे स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने अनाउंस कर दिया कि यात्रीगण डिम्पल भाभी को वोट दें। वहाँ 7-8 टीटी बेवजह निलंबित हो गए, उनका कोई दोष नहीं था इटावा जंक्शन पर। हाँ, मैंने भी वो खबर जिंदाबाद के नारे लगवा दिए, पढ़ी मैंने वो खबर। हाँ, है ना, वो खाली की बेटी यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ, अब आप पर लोग सोचो कितने क्रिएटिव हैं। हाँ, लोगों के दिमाग में आ जाती हैं चीजें और कोई बात नहीं है जी। ब्रजेश जी, बीजेपी की नज़र दलित वोटों पर है, वो मैनपुरी में किधर जाएगा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाकी जगहों पर तो बीजेपी के पास सरकारी तंत्र है ही है, पुलिस की लाठी है, कहाँ कौन वोट डाल पाएगा, भाग जाएंगे। विपक्ष वैसे बिखरा है, भाई मायावती सपा को समर्थन करने नहीं, विरोध करती हैं, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, उसने छोड़ दिया है। तो एक अकेले समाजवादी पार्टी कितना लड़ेगी, वो मैनपुरी में सारे नेता उनके उलझे हैं। तो सीबीआई ईडी भी तो सब कोई चीज़ है कि ऐसे खाली कोई आके लड़ लेगा। और बीजेपी ने मैसेज भी दिया कि वो खाली अब ठाकुर पंडित और बनिया पार्टी नहीं है, अब वो दलित के भी पार्टी है, ओबीसी भी पार्टी है, उसका भी वो वोट लेती है। हमें एक डर खाली इतना है कि शिवपाल यादव के सामने बुरे दिन कहीं शुरू ना हो जाएं, क्योंकि अभी तो कार्यालय की बात आ रही थी तमाम। अभी देखिए, एक उनके प्रमुख सचिव को नोटिस दिया था इनकम टैक्स वालों ने, अब कहीं वो नोटिस का रुख इधर ना घुमा दें। ये थोड़ा से जो है चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई गोमती रिवर फ्रंट और तमाम बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस मैसेज को देने में कामयाब है कि उसने अब्दुल को टाइट कर रखा है, तो खतौली और रामपुर में तो वो बढ़त ले सकती है, यहाँ भी वो कुछ करेगी। लेकिन मुलायम सिंह का नाम बहुत बड़ा है, उनके निधन से जो सीट खाली हुई है, परिवार के लोगों की मेहनत भी है, तो स्वाभाविक है कि एक अंतर जरूर दिख रहा है इस चुनाव में। वो इस पर कितना बढ़ेगा आगे ये देखना होगा। जी वीरेंद्र जी, तो आज साहित्य में सुनिएगा कि आज जो बहुत शोर मच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। समाजवादी परिवार की एकजुटता उनकी एक ताकत बनी है, और इस बात को शिवपाल यादव पुराने नेता जानते थे, एकजुट होना चाहिए। अब उससे स्वाभाविक है कि बीजेपी की एकमात्र पार्टी अब उत्तर प्रदेश में चुनौती देने वाली सपा है। अब वो इसको कैसे तोड़ें, कैसे डैमेज करें, ये सब तो उनकी कोशिश होगी ही। जी सुनिएगा, किशोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, और पेड़ के काटने वाले को ये मालूम न था कि जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने
इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। मैं संजय चौधरी का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, या सरकार और बीजेपी की इज्जत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा इसमें सरकार की इज्जत कहाँ दांव पर लगी है। ये तो दो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, आप ही सारा विश्लेषण इस बात पर है कि मैनपुरी जिसको मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बात की जा रही है, उन मुलायम सिंह यादव जी ने ही लोकसभा में कहा था कि भाजपा को आना चाहिए और उनको लिए सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी आ गया है। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह जी ने दो एक बात कही, मैं उस पर भी बात रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इटावा स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने इस बात का ऐलान किया कि डिम्पल भाभी को वोट देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी में जिस तरह के तत्व हैं वो उनके लिए सही शब्द का इस्तेमाल किया। तीसरी बात वीरेंद्र भाई ने कही कि समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत प्रत्याशी लेके आई है। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव सबसे मजबूत प्रत्याशी थे, जिन मुलायम सिंह यादव ने अपने पोते की तुलना में 94,000 वोट पाए, अपने पोते से भी कम वोट पाए थे पिछली बार के चुनाव में। और ये वो चुनाव था कि जिसमें मायावती जी उनके साथ खड़ी थी, उनके पुत्र उनको पैर छू रहे थे, तो पैर छूने की राजनीति भी मैनपुरी उन्होंने देखी भी है। मैनपुरी में नेताजी के नाम पर वोट मांगा कि चूंकि मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, इसलिए हमें भी वोट दीजिए यहाँ पे। यानी वोट किसके नाम पर चाहिए मैनपुरी में बीजेपी को? नेताजी के नाम पे। नहीं, तो ये तो भाई बड़े नेताओं के प्रति सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, हम वो काम नहीं करते कि कल्याण सिंह जी की मृत्यु हो जाए और उस पर लोग इसलिए माला चढ़ाने न जाएं कि हमारा लोध नेता है, पिछड़ों के नेता हैं, उनके पास जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। बड़े नेताओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी सम्मान रखती थी, रखती है और रखती रहेगी। इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान, जिसमें उन्होंने कहा था 2019 में कि इस बार के अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए, उनकी ये इच्छा थी, तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी के लिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। और रही बात मैनपुरी की, तो मैं पहले भी इस बात को कह रहा था कि शिवपाल जी पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, तो उसका बड़ा असर पड़ेगा, ये बात दूसरी है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सेंट्रलाइज है, ये कहीं पर है, तो वो जसवंत नगर है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य भी इसी जसवंत नगर से हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा फैक्टर होगा। और बसपा का इस बार का जो वोट बैंक है वो निश्चित रूप से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, वो बड़ा असर दिखाएगा और मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ी हो जाएगी। अजीज खां, देखिए कि आज बीजेपी को भी मैनपुरी में नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब तो आपके पास अपनी विरासत बचाने का संघर्ष भी कुछ टाइम बाद आ जाएगा। यही तो ब्रजेश भाई मैंने पहले कहा था, ये बैसाखी की जरूरत है इनको, ये सरेंडर कर चुके हैं। अब ये कह रहे थे संजय चौधरी जी कि बीजेपी की साख दांव पर नहीं है। देखिए, ये सरेंडर कर चुके पहले से। देखिए, एक तरफा चुनाव है, ये पहले भी मैंने आपसे कहा कि मैनपुरी का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है, वहां कहीं कुछ होना ही नहीं है। अभी जसवंत नगर का जिक्र कर रहे थे संजय जी, मैं दावा करता हूं, आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप 8 तारीख को देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर वोट अगर जीतेंगे जीतेंगे आदरणीय डिंपल जी, तो जसवंत नगर सबसे ज्यादा वोट वहां मिलेगा। ये हकीकत है, ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं, चूंकि मैं मौके में मैं गया हूं, मैंने देखा है सारी। अरे अखिलेश जी करहल में क्या कह के आए हैं भाई, क्या बात करते हो? एक सेकंड रुकिएगा, डिबेट सिस्टमैटिक बढ़ाएंगे, टाइम मिलेगा तो आपको दे देंगे। अजीज खां, कंप्लीट करिए। देखिए ब्रजेश भाई, अब ये संस्कार की बात कर रहे थे। देखिए, संस्कार की परिभाषा वो लोग सिखाएंगे जहां पर संस्कार शून्य है, जहां संस्कार है ही नहीं, ना बड़ों की इज्जत ना छोटों की इज्जत, कहीं कुछ है ही नहीं। और जब दूसरी पार्टी में कोई बड़ों की इज्जत करता है, चाचा की इज्जत करता है, परिवार की इज्जत करता है, तो कहते हैं सरप्राइजिंगली आज मैंने मुख्यमंत्री ये संस्कार क्या जाने, शिवपाल पर ज्यादा हमलावर थे बजाय अखिलेश यादव के। सर, ये बीजेपी की तिलमिलाहट है, घबराहट है। उनको पता है कि मैनपुरी, खतौली, रामपुर हाथ से जा रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। आज मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुंह से बोल रहे थे, आज खुद वो जाहिर किया उन्होंने इस बात को।
आज उन्होंने चिंता व्यक्त की और ये चिंता इस बात को दर्शाता है कि मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली हाथ से जा रहा है और बड़ी मार्जिन में जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब शासन सत्ता साथ नहीं चल पाएगा। अब यहां पर पूरी तरह से चुनाव आयोग भी सख्त होने जा रहा है। हमारे लोग लगातार चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं, वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, इसलिए अब ये इलेक्शन टेम्परेचर है। आपकी पार्टी एकदम चुनाव मैदान से बाहर है, ना रामपुर में, ना खतौली में, ना प्रचार में आपके नेता दिख रहे हैं। क्या पॉलिटिकली आप लोग सरेंडर कर चुके हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमने जब मैनपुरी का प्रत्याशी अपना उतारने का काम किया था तो नेताजी ने साफ तौर से कहा था कि हम भाई यहाँ चुनाव जीतने नहीं आए, क्योंकि हम लगातार जब अपनी सावधान यात्रा लेकर निकल रहे थे 75 जनपद में, तो हम मैनपुरी भी जाने का काम किए, फर्रुखाबाद भी जाने का काम किए, कन्नौज भी जाने का काम किए, इधर हम अपना रामपुर भी जाने का काम किए। हमारे लगातार जो जनपद में हम अपनी यात्रा निकाल रहे थे, तो वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे साथ इन तीनों इस उपचुनाव में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं, दिलचस्पी है, क्योंकि हम राजनीतिक दल है, क्यों नहीं, जब हम चुनाव लड़ने का हमारा अधिकार है। बताओ ना भैया, मेरी दिलचस्पी है, मैं डिबेट कर रहा हूँ, आप दिलचस्पी हो चलो प्रचार करो। नहीं, चाहे किसी का करो है, और हम लोग लगातार, और मैं कहता हूँ दोनों नहीं पसंद, नोटा के लिए कैंपेनिंग करो। ना, बिल्कुल, देखिए ऐसी बात नहीं है। हम अपने प्रत्याशी हमारे जो हैं वो लगातार जनता के संपर्क में है, और हमने कहा ना कि हम यहाँ चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं, हम तो अपना वहां पर। थैंक यू अर्पण जी, शुक्रिया। दुबे जी, अचानक से शिवपाल यादव कैसे निशाने पे आ गए? देश के होने वाले प्रधानमंत्री कुछ तो बात है मैनपुरी में। देश के होने वाले प्रधानमंत्री मटेरियल योगी जी आज जाने अनजाने मैनपुरी में करहल में आके सपा का वोट बढ़ा गए। ये कैसे? जो उन्होंने बोला है शिवपाल जी के लिए, वो वहाँ का यादव समाज और वहाँ का जो बैकवर्ड समाज है और वहाँ का जो शिवपाल से संबंधित जो पारिवारिक समाज जो इमोशनल है, वो इस भाषा को वो और पर्सनल ले लेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें डायलॉग जो है उल्टे पड़ जाते हैं। हमें लगता है वो हंसते खेलते जिता गए या वोट बढ़ा गए हैं। अब उन्हें ये अंदाज नहीं था कि वो कह गए ना, वो फुटबॉल और कई चीज़ें कह गए, और वाई से वो जेड वाला अभी नहीं करना था। 8 के 2 5 के बाद कर देते, उसके बाद कर देते, क्या फर्क? 2-4 दिन में ऐसी कौन सी आफत आ रही? अरे ऐसे कैसे हमारे खिलाफ भी जाओगे और सिक्योरिटी भी लोगे? अरे हफ्ते भर तक रुके रहते। यही तो मैंने आपसे कहा कि वो बढ़ा गए, वोट बढ़ा गए। देखिए खतौली और वो तो चुनाव आयोग ने कर लिया काम, वो तो ये हो गया काम उनका, जो आजम खां कह रहे थे कि चुनाव आयोग कहे कि वो घोषित कर दो। लेकिन ये मैनपुरी वाला चुनाव, ये योगी जी आज वोट ठीक ठाक बढ़ा गए। ये जो उनका बोलना था ना, वो थोड़ा सा योगी जी का जो स्टेटस है, जो लेवल है, वो आज ये वो बोल रहे थे जैसे एकदम बिल्कुल पर्सनल हो रहे हो किसी चीज़ पे। और क्या मुसलमानों के मन में अशरफ साहब सिंपैथी आजम खां के लिए उसी प्रकार है जैसे पहले थी, या अभी कुछ कम हुई है? सिंपैथी बिल्कुल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोगों ने छोड़ दिया उनको, लेकिन सिंपैथी है ना। मुसलमान जब खुद इटसेल्फ पीड़ित है, उसके लिए कौन खड़ा हो रहा है? तो आजम खां क्या हमारे साथ खुद हमको प्रॉब्लम है तो हम अपने लिए पीड़ित है, तो कहाँ आजम खां के बारे में चिंता करें? सवाल इसका नहीं है। ये तब होता है कि जब आप इतना कुछ किए होते हैं कि लोगों को जमीन पे लेके आइए और एक पॉलिटिकल पार्टी उसमें बैक करे। यहां उल्टा हो गया है, जब वोट दिया जाता है तब वो हो जाता है समाजवादी, जब मारा जाता है तो मुसलमान हो जाता है। नुपुर शर्मा के मैटर में 350 एफआईआर हुई, कहां पार्टी ने कोई कॉल दिया? समाजवादी पार्टी ने कोई कॉल दिए होती कि हमारी पार्टी के लोग सड़क पे आ जाएं, जब उसमें कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई कुर्मी, जब उसके खिलाफ एफआईआर होती तब तो माहौल बनता। वो तो मार खाता है तो मुसलमान हो जाता है। तो अभी जाने दीजिए, तो मेरे वो दर्द है जो आप मुझे डालते हैं कि मुझे अफसोस होने लगता है कि यार हम लोग तो कुछ रह नहीं गए, इररिलेवेंट हो गए मुस्लिम पॉलिटिक्स। आपको गिल्ट फील कराने के लिए थोड़ी डिबेट, आपके विचार जानना चाहते हैं। विचार है सर, लेकिन जब मैं पूरी कौम की बात करता हूं, नहीं जब मेरी अकेली कोई बात हो तो मैंने तो किनारा कशी अख्तियार कर ली। मेरी अकेली बात हो तो मैंने तो किनारा कशी अख्तियार कर ली, लेकिन जब पूरी कौम की बात आती तो मुझे बुरा लगता है। मेरे जैसे लोगों को खराब लगता है जो कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात जरा सुन लीजिए आप, क्योंकि शिवपाल यादव बोलूंगा जरूर, उनके साथ रहा हूं इतने दिनों तक, तो थोड़ा एक मिनट का मौका दे दीजिए। मेरा कहना है कि बीजेपी ने जो साइन दिया आज, उनकी सिक्योरिटी को हटा के, या फिर जो आगे आने वाले वक्तों में कुछ नजर आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर एक नियति से वो आए हैं तो कम से कम अखिलेश यादव जी इस बात का सम्मान रखें और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी आएगी, क्योंकि आने वाला वक्त मैं समझता हूं उसी कदम पे जाएगा जिस आजम खां के साथ सिलसिला चल रहा है। शिवपाल यादव जी इससे बचे रह जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। केपी मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होगा, या इस उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं जिसको इज्जत का सवाल बना दिया गया इन तीनों सीटों को, क्या यही नतीजों को लेकर लोगों दोनों पॉलिटिकल पार्टी में असमंजस है कि कहीं अगर मैसेज गलत चला गया तो? मुझे लगता है ब्रजेश जी, ये उपचुनाव से कोई बहुत ज़्यादा फर्क उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा।
जाहिर सी बात है, आपने देखा है कि पिछले 2 उपचुनाव की बात हम करते हैं कि अखिलेश यादव ने वहां बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया था। जिस प्रकार से वो सीरियस हैं मैनपुरी की सीट पे, सर ये पर्सनालिटी का चुनाव मुझे दिख रहा है, चाहे वो मैनपुरी में अखिलेश यादव का हो, चाहे रामपुर में आजम खां का हो, या खतौली में जयंत चौधरी का, ये पर्सनालिटी का कन्फ्लिक्ट है सर, और चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए, ये तमाम जो नेताओं के नाम आपने लिए हैं, ये सब नेताओं पर प्रश्न चिन्ह है। अगर आप मुख्यमंत्री की ही बात करें तो आज की जो स्पीच मुख्यमंत्री की है वो नहीं लगती कि मुख्यमंत्री की स्पीच है। मुख्यमंत्री को अपने काम गिनवाने चाहिए थे, बीजेपी वहां पे क्या विकास करेगी, क्या दूसरी चीजें करेगी, वो गिनवानी चाहिए थी। वो इस प्रकार से छोटे स्तर पर उतर के शिवपाल जी के बारे में बात कर रहे हैं, या आजम खान जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, ये नेताओं की भाषण नहीं है। ये तो कहीं गिड़गिड़ाना और कहीं पे गुर्राना और कहीं पे इस तरह की जो चीजें हो रही। आज जिस प्रकार से जयंत चौधरी खतौली में घर घर घूम रहे हैं, अगर वो 6 महीने पहले घूमते, वो लोगों की समस्याओं सुनते, तो उनको घर घर घूमने की आवश्यकता नहीं थी। वो कहते कि हमने यहाँ काम किया लोगों के लिए, लोग हमें जिताएं क्योंकि हम काम करते हैं। तो ये खाली चुनाव में जाके जो है नाटकबाजी करना, इससे बहुत परिस्थितियां बदलेंगी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता ब्रजेश जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने कीमती विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किया इस उपचुनाव के बारे में। और बहनों भाइयों, आप सबको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उपचुनाव पर हमारी आगे की परिचर्चाएँ, राजनीतिक विश्लेषण वोटिंग के दिन और परिणाम वाले दिन कंटिन्यूअस आपके पास पहुंचते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।